शादी का घर था और कुछ लड़के एक दूसरे की मदद से फ्रिज को घर में लेकर जा रहे होते हैं। अंकल रास्ते से हट जाइए, सामान अंदर ले जाने दीजिए वरना आपको धक्का लग जाएगा। इतना बोलकर वो सभी आदमी एक फ्रिज घर में रखकर वहां से चले जाते हैं। कुछ ही देर में विनोद और शांति के बेटे बहू शादी के जोड़े में घर आते हैं। जहां निकिता के हाथों में मिट्टी का मटका था तो वहीं अपने घर में फ्रिज देख विनोद अपने बेटे बहू से कहता है, ये सब क्या है बहू, हमने तो दहेज भी नहीं मांगा था, फिर ये फ्रिज। बहू दहेज में फ्रिज क्यों लेकर आई? माँ जी वो क्या है ना, मुझे मटके का पानी पीने की आदत नहीं है। ये फ्रिज दहेज में नहीं बल्कि मैं अपनी जरूरत के लिए लेकर आई हूँ, इसलिए मैं ये फ्रिज अपने कमरे में रखवाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए, ये दहेज का सामान नहीं है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप लोगों ने दहेज नहीं मांगा था। निशा की बात सुन विनोद और आशा शांत हो जाते हैं, जिसके बाद शांति अपने दोनों बहू का गृह प्रवेश करवाती है और अगले दिन की पहली रसोई में। सब्जी क्या इस पुरानी फ्रिज से लेनी है मुझे माँ जी, क्योंकि आज मेरी पहली रसोई है ना। हाँ इसी फ्रिज से लेनी है। शांति के घर में एक 15 साल पुराना फ्रिज था। वह उसमें कुछ सामान रखती है पर खाना बनाते हुए दूध और कुछ सब्जियां खराब हो जाती हैं। अरे ये क्या, दूध तो फट गया और सब्जियां भी गल गई। मैंने माँ से कितनी बार बोला है कि फ्रिज बनवा ले, लगता है इस फ्रिज की गैस फिर से खत्म हो गई है। कोई बात नहीं काजल, जब तक हम खाना बना रहे हैं तो मार्केट से दूध ले आओ। फ्रिज काफी पुराना था जिस वजह से अक्सर खराब होता था, पर इस बार जब फ्रिज खराब होता है तो शांति भी ठीक नहीं करवाती। कुछ ही देर में दोनों बहू की पहली रसोई होती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। क्योंकि अब घर का पुराना फ्रिज खराब हो चुका था, इसलिए एक रात जब सब खाना खा रहे होते हैं तो काजल बिना किसी से पूछे फ्रिज से पानी की बोतल ले आती है। माँ पुराना फ्रिज खराब हो गया था तो क्या भाभी के कमरे में तो अभी भी फ्रिज है? इतनी गर्मी में खाने के साथ गर्म पानी नहीं पिया जाता, फ्रिज में ठंडी बोतल रखी इसलिए मैं 2 बोतल ले आई। काजल बहू अपने पर्सनल काम के लिए फ्रिज लेकर आई है, तुम्हें एक बार पूछ लेना चाहिए था। कोई बात नहीं माँ जी, पानी ही तो है। पहले दिन तो निशा कुछ नहीं बोलती, पर जैसे जैसे समय गुजरता है अब काजल के साथ शांति भी उसके फ्रिज का इस्तेमाल करने लगती है। ऐसे ही एक दिन, बहू मैंने तुम दोनों से कितनी बार बोला है खाना हिसाब से बनाया करो। देखो कितनी सारी रात की सब्जी बची और दूध मेन आधा लीटर बोला था लाने के लिए, फिर क्या जरूरत थी 1 लीटर लेने की? अगर ये दूध गर्मी में खराब हो गया तो एक काम करो, सारा सामान निशा बहू के फ्रिज में रख दो। पर माँ जी, निशा ने वो फ्रिज अपनी जरूरत के लिए मंगवाया था। बहू तेरी देवरानी इतनी भी बुरी नहीं है कि इतनी गर्मी में इतना राशन बर्बाद कर दे। शांति के कहने पर निकिता सब्जी और दूध ले जाकर अपनी देवरानी के फ्रिज में रखने लगती है। ये देख निशा को बहुत गुस्सा आता है। मैं फ्रिज अपनी जरूरत के लिए लाई थी, ना कि आप लोगों के लिए, और अगर आपको ठंडा पानी पीना है तो अपने मटके का पीजिए ना। निशा मैं यहाँ तुम्हारे फ्रिज का ठंडा पानी पीने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे मटकी का ही पानी पीना पसंद है। मैं तो बस यहाँ रात की बची हुई सब्जी और दूध रखने आई थी ताकि वो खराब ना हो। बड़ी आई मटके का पानी पीने वाली, मुझे मत सिखाओ, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हारी बहानेबाजी। जाओ यहाँ से, मैं रख दूंगी सामान। निशा के कहने पर निकिता दूध और सब्जी वहीं रखकर वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और शांति बाजार से सब्जियां लाकर सीधा अपनी बहू के कमरे में ले जाकर रख देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐसे ही एक दिन, ओ भाभी बाहर कितनी गर्मी, तेज धूप है कि अंदर आने पर कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मैं बाहर से आइसक्रीम लेकर आई थी, आपके फ्रिज में रख देती हूँ। इतना बोल काजल आइसक्रीम फ्रीजर में रखती है और फ्रिज से एक पानी की बोतल निकालती है और गंदा फ्रिज देख अपनी भाभी से कहती है, भाभी कभी अपना फ्रिज तो साफ कर लिया करो, कितना गंदा हो रखा है आपका फ्रिज। ना आप घर में काम करती हो और ना ही अपने फ्रिज की सफाई। क्योंकि मुझसे ज्यादा मेरे फ्रिज का इस्तेमाल तुम लोग करते हो, तो मैं सफाई क्यों करूं? और किससे पूछकर तुमने फ्रिज से पानी निकाला? निशा तुम काजल पर नाराज क्यों हो रही हो? वो तो बस पानी पी रही थी। आप तो चुप ही रहो दीदी, आपके मटके में कोई हाथ लगाने नहीं आता ना, इसीलिए ऐसा बोल रही हो। जब आपकी चीज को इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा तब पता चलेगा। खुद तो कुछ लेकर नहीं आई, मामूली से मटके के अलावा मुझे ज्ञान दे रही थे। निशा की बातें आज निकिता और काजल दोनों के दिल पर लग जाती हैं और दोनों उदास वहां से चली जाती हैं। कमरे में उदास निकिता अपनी माँ के मटके को देखकर रो रही होती है और अपनी माँ को याद करती है। माँ देखो ना कितनी गर्मी होगी, अब तो एक फ्रिज ले लो। अरे बेटा गर्मियों में तो मटके का ही पानी पीना चाहिए, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है और इसका पानी भी अच्छा लगता है। और यहाँ बड़े बड़े लोग मुझसे मटका लेकर जा रहे हैं। रहने दो माँ, तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। अरे तू नाराज क्यों होती है? तुझे मैं एक स्पेशल मटका दूंगी जिससे तू हमेशा अपने पास रखना। अपनी माँ की बात सुनकर निकिता का मुंह बन गया।
निकिता ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहां अमित आता है और निकिता को उदास देख उससे उसकी उदासी की वजह पूछता है। क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों हो? निकिता सारी बात अमित को बताती है। कोई बात नहीं, अब से तुम अपनी देवरानी के कमरे में मत जाना और ना ही उसके फ्रिज को हाथ लगाना। और वैसे भी अब तो तुम्हारे साथ मुझे भी मटके की पानी की आदत हो गई है। अपने पति से बात करके नितिका को काफी अच्छा लगता है। अब रात को पूरा परिवार खाने के टेबल पर खाना खा रहा होता है, तभी विनोद का खाना अटक जाता है। अरे बहू, जल्दी से एक गिलास पानी पी, तेरे ससुर जी का खाना अटक गया है। जी माँ जी, देती हूँ। अब जल्दबाजी में निकिता जो कि मटके का जग में पानी लेकर आई थी वो अपने ससुर को देती है। आज पानी का स्वाद कुछ अलग है बहू, ये तुम्हारे मटके का पानी है। हाँ भाभी, मैं तो बेकार ही फ्रिज के ठंडे पानी के पीछे पड़ी थी। असली स्वाद तो मटके के पानी में है, ठंडे का ठंडा भी और टेस्टी भी। आज फ्रिज का पानी नहीं मिला तो बिन पैंदी के लोटे की तरह पलट गए और जिस मटके को देखते नहीं थे उस मटके के पानी की तारीफ कर रहे हैं। अपनी जेठानी की तारीफें सुनकर निशा और भी ज्यादा चल चिढ़ जाती है और जानबूझकर फ्रिज में ताला लगा देती है। निशा, तुमने फ्रिज में ताला लगा रखा है, मुझे दूध रखना था। दूध घर में उतना ही लाया करो जितने की जरूरत है, क्योंकि अब मेरे फ्रिज में घर का कोई भी सामान मैं नहीं रखने दूंगी। निशा की ये बात निकिता के साथ शांति भी पीछे से सुन लेती है। इसके बाद फिर कभी शांति निकिता को निशा के फ्रिज में सामान रखने के लिए नहीं बोलती है। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन लाइट चली जाती है। सुबह से शाम हो जाती है पर लाइट नहीं आती और गर्मी से परेशान निशा पसीने से तड़पने लगती है। कितनी प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, अब तो चक्कर से भी आ रहे हैं। प्यासी निशा को प्यार से तड़पता देख बिना बोले निकिता उसके लिए मटके से एक गिलास ठंडा पानी लेकर आती है। कितना ठंडा और टेस्टी पानी था। किसकी फ्रिज का पानी लेकर आई? ये फ्रिज का नहीं, मटके का पानी है जिसका तुम मजाक बनाती थी। माना कि मटका फ्रिज का काम नहीं कर सकता, पर मटके से अच्छा पानी तुम्हें फ्रिज भी नहीं दे सकता। ये खुद को समझती क्या है, एक मटके पर इतना गुरूर, इसे तो मैं बताऊंगी। उस दिन निशा निकिता से और भी ज्यादा जल जाती है और शाम को जब निकिता अपनी सास के साथ बाजार जाती है और काजल भी घर में नहीं होती तो मौके का फायदा उठाकर उसका मटका वो तोड़ देती है। और रात को जब निकिता घर आती है तो अपना टूटा मटका देख रोने लगती है। मेरा मटका कैसे टूट गया? निकिता शांत हो जाओ, मिट्टी का मटका था, इसे हम लंबे समय तक संभाल के नहीं रख सकते थे। एक मटके के टूटने पर कोई इतना नाटक कैसे कर सकता है? निशा, तुम नहीं समझोगी इस मटके से निकिता को क्या लगाव था। अपना टूटा हुआ मटका देख निकिता पूरी तरह से टूट जाती है और वह मटके के टुकड़ों को संभाल कर रख लेती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन निशा जब नहा कर निकलती तो वो देखती है कि उसके हाथ का ब्रेसलेट कहीं गुम गया है। अपना ब्रेसलेट हाथों में ना देखकर वो इधर उधर ढूंढती और रोने लगती है। माँ जी, पापा जी, आप लोगों ने मेरा ब्रेसलेट देखा क्या? वो मेरे पापा की आखिरी निशानी थी। मेरे और मेरे पापा की कभी नहीं बनी। ये लास्ट गिफ्ट था जब उन्होंने मुझे दिया था। आखिरी समय में उनसे बात भी नहीं कर पाई थी। अगर वो ब्रेसलेट भी खो गया तो मैं क्या करूंगी? निशा को रोता देख निकिता को अपनी माँ की याद आती है। बेटा, तेरी गरीब माँ तुझे इस स्पेशल मटके के अलावा कुछ नहीं दे सकती। इसे तू हमेशा अपने पास रखना। जब भी तू इस मटके का पानी पिएगी तुझे मेरे होने का एहसास होगा, इसलिए मैंने इस मटके पर हम दोनों का नाम लिखा है। अपनी माँ को याद कर निकिता बाथरूम में जाती है और बाथरूम का कोना कोना देखती है और उसकी नजर जाली पर पड़ती है जिसमें निशा का ब्रेसलेट फंसा होता है। जल्दी से निकिता ब्रेसलेट निकालकर निशा को दे देती है। ये लो निशा, तुम्हारा ब्रेसलेट बाथरूम के जाल में फंसा था और मैं समझ सकती हूँ माता पिता की आखिरी निशानी क्या होती है। वो मटका भी मेरी माँ की आखिरी निशानी थी, इसलिए मैं उसे इतना संभाल के रखती थी। जब निशा को पता चलता है कि वो मटका निकिता की माँ की आखिरी निशानी थी तो उसे बहुत दुख होता है और वो अपनी गलती सुधारने के लिए निकिता के मटके का टुकड़ा और नाम वाला हिस्सा लेकर मटके वाले के पास जाती है और उसे एक नया मटका बनवाती है और टूटे हुए मटके पर मटके के टुकड़े चिपकवाती है और निकिता को देती है। उस दिन जलन में आकर, वो मटका मैंने तोड़ा था, मैं उस मटके को तो पहले की तरह नहीं बना सकती थी, पर मैंने नए मटके पर उस पुराने मटके के टुकड़े चिपकाकर नया मटका बनाया है और आपका नाम भी है इस पर। मुझे माफ कर दीजिए। तुमने अपनी गलती मान ली और मेरी माँ के मटके को दोबारा से बनाने की कोशिश की। मेरे लिए यही काफी है। मुझे अपनी माँ का मटका मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी के बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद निशा अपना फ्रिज रसोई में रखवा देती है और अब उस फ्रिज का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, पर अब भी सब मटके का ही पानी पीते हैं। वर वधू की मांग में सिंदूर भर दे। विवाह संपन्न हुआ। अरे वाह, मेरी बहन की शादी पूरी हो गई। इसी खुशी में लूट लो यारो। जतिन, जो कि दुल्हन का भाई था, अपनी बहन की शादी होने की खुशी में उसने 5-500 के नोटों की गड्डियां लुटा दी। पैसे देखते ही सभी मेहमान उनके ऊपर टूट पड़े और रीमा के ससुराल वाले चौंक गए। हे भगवान,
500 रुपए की गड्डियां बहन की शादी में कुछ ज्यादा ही शेखियों में आ गए। लगता है भाभी के बड़े भाई। सुरभि भी मन ही मन जतिन के बारे में ऐसे ही सोचने लगी। और फिर कुछ देर बाद रीमा की विदाई हो गई और वो विदा होकर अपने ससुराल आ गई। रीमा एक अमीर खानदान की बेटी थी जिसने अपनी पसंद से बस एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़के से शादी कर ली थी। अभी रीमा और उसकी ननद एक साथ बैठी हुई बातें कर रही थी। भाभी आपका लहंगा कितना प्यारा है, ऐसा लग रहा है असली हीरो से इसके ऊपर काम हो रखा हो, और डिजाइन भी ऐसा है जैसे कि बड़े डिजाइनर ने इसे डिजाइन किया हो। सुरभि, ये सिर्फ ऐसा लग नहीं रहा है बल्कि ऐसा ही है। जानती हो ये लहंगा पूरे 5 लाख का है। 5 लाख? हाँ सुरभि, 5 लाख। मेरे भैया जतिन भैया मुझे शादी की शॉपिंग करवाने गए थे। अब शोरूम जाकर उन्हें कोई और डिजाइन अच्छा ही नहीं लगा। जो सबसे महंगा लहंगा था भैया ने मुझे वही दिलवाया। क्या बात है। और जानती हो सुरभि, सिर्फ ये लहंगा ही नहीं, मेरी मेहंदी भी 1 लाख रुपए में लगी हुई है, और ये मेकअप ये भी पूरे 2 लाख रुपए का है। ही राम, जब आपके भैया ने पैसे लुटाए थे तब मैं ये सोच रही थी कि ये जोश में होश खो रहे हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतनी अमीर पार्टी है। अमीर पार्टी? सुरभि, तुम भी ना बड़ी फनी बातें करती हो। वैसे सुरभि, मैंने तुम्हें अपने घर और भैया के बारे में कितना कुछ बता दिया। अब तुम भी बताओ कि आखिर तुम्हारे भैया कैसे हैं, क्या पसंद करते हैं? मुझे तो उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। बताती हूँ ना भाभी, मेरे भैया बहुत अच्छे सीधे साधे से इंसान है, और उन्हें ना खाने का बड़ा शौक है। वो अच्छी अच्छी चीजें लाकर खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। अच्छा। सुरभि और रीमा दोनों ही एक दूसरे से इसी तरह बातें करने लगी और बातें करके सुरभि रीमा के कमरे से आ गई, जहां अकेले में वो खुद से ही बोलने लगी। भाभी के भाई कितने काबिल और अमीर हैं। उन्होंने भाभी को कितने नाजों में पाला है। मैं भी अपने लिए ऐसा ही अमीर हमसफर ही चाहती हूँ। कैसा हो अगर भाभी के भैया से मैं शादी कर लूं और भाभी की भाभी बन जाऊं। सुरभि के मन में ऐसे ख्याल जागने लगे। कुछ ही देर बाद सुबह हो गई और आज रीमा की पहली रसोई की रस्म थी, जिसमें उसने विदेशी डेजर्ट टिरामिसू बनाया। भाभी ये क्या है, न खीर है न हलवा। बहू, ये जो भी है देखने से तो अच्छा लग रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आखिर है क्या। माँ जी, ये टिरामिसू है। टिरामिसू पता है, मैंने इसे खास चाइना में जाकर बनाना सीखा था और वहीं के सामान से आज मैंने इसे यहाँ बनाया है। खाकर तो बताइए आप सभी को कैसा लगा। रीमा के बोलने पर सभी ने एक एक चम्मच उसका डेजर्ट खाया, जिसको खाते ही अति उत्तम। इसे खाते ही मेरी शुद्ध हिंदी जाग गई। रीमा, मानना पड़ेगा तुम्हारी बनाई हुई ये डिश तो सुपर हिट है। सही कहा, शानदार। भाभी, एक डिश सीखने के लिए आप चाइना चली गईं, क्या नसीब है। बेटा, अमीरों के लिए सब कुछ आसान होता है। हाँ माँ, सही कहा आपने। वैसे भाभी, मानना पड़ेगा आपने डेजर्ट तो बहुत ही अच्छा बनाया है। सुरभि भी रीमा की तारीफ करने लगी, लेकिन मन में उसके बस रीमा के मायके वालों की अमीरी ही घूम रही थी। चाहे जो हो जाए, भाभी के भाई से तो अब मैं शादी करके रहूंगी, तभी तो फिर मैं भाभी की ननद से भाभी की भाभी बन पाऊंगी। सुरभि ऐसे ही मन सोच सोच कर मौके की ताक में रहने लगी। देखते ही देखते कुछ दिन और गुजर गए और वो दिन भी आया जब रीमा का पूरा ससुराल उसके मायके जाने वाला था। माँ जी, सभी रेडी हैं तो फिर हम चलें क्या मेरे पगफेरे की रस्म करने? हाँ बहू, बस वो अभी सुरभि नहीं आई है। माँ, मैं भी तैयार हूँ, चलिए चलते हैं। सुरभि, इतना बन ठन कर क्यों जा रही है? बड़ी बड़ी बालियां, ये महंगा सूट। बेटा, तेरी भाभी का पगफेरा है, तेरी सगाई नहीं। ओहो माँ, अब लड़कियां ही नहीं बनेंगी और सवरेंगी तो कौन बनेगा? आप ऐसी बातें मत किया करो, और मैं अच्छी लग रही हूँ, चलो चलते हैं। हाँ माँ जी, ये उम्र तो लड़कियों की बनने संवरने की ही होती है। होने दो ना सुरभि को तैयार। रीमा की भी बात सुनकर फिर यशोदा कुछ नहीं बोली और वो सभी गाड़ी में बैठकर रीमा के घर आ गए। रीमा के घर की जगह एक बहुत ही बड़ा महल खड़ा हुआ था। आसपास गार्डन में हरियाली थी और उनके स्वागत में दरवाजे पर नौकर भी थे। हे भगवान, घर नहीं, ये तो महल है महल। मेरे तो भाग खुल जाएंगे अगर मैं यहाँ की बहू बन जाऊं तो। सुरभि, ये मौका तुझे हाथ से नहीं जाने देना है। हे भगवान, ये घर है या महल? यहाँ आकर तो बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है। क्यों अजीब क्यों लग रहा है माँ जी? माँ जी, ये सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी घर है। चलिए अब अंदर आइए। रीमा अपनी सास और ननद वगैरह को अपने घर के अंदर ले गई। अंदर से भी घर नौकरों से भरा हुआ बेहद आलीशान था। सुरभि की इस अमीरों को देखकर लार टपक रही थी कि तभी रीमा का भाई जतिन आ गया। अरे अरे, आइए आइए, स्वागत है, बैठिए ना। जतिन के बोलने पर सभी सोफे पर बैठ गए। जतिन भी सोफे पर ही था और उसके पास सुरभि चिपक कर बैठ गई। अरे सुरभि, तू कहाँ रीमा के भाई में घुसकर बैठ गई है? यहाँ आजा, यहाँ जगह खाली है। नहीं माँ, मुझे नहीं आना, इधर मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बैठने दो।
सुरभि की इस हरकत पर सभी को काफी हैरानी हुई, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। ऐसे ही जब सभी खाना खाने बैठे तब अरे रीमा, मुझे हरी चटनी तो देना। ये लीजिए, और कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं शुक्रिया। ये रीमा की ननद के इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे। जब से आई है बस जतिन के गले पड़ गई है। सभी को सुरभि का जतिन के इतना पास आना सही नहीं लग रहा था, लेकिन पैसे के ख्वाबों में चूर सुरभि कुछ नहीं देख पा रही थी। ऐसे ही उसने जतिन के आगे पीछे रहकर उसे इम्प्रेस करना चाहा, और शाम के वक्त जब वो आ रहे थे, ये लीजिए, और हाँ, हम आज से दोस्त हैं, ये मेरा फोन नंबर है, कॉल जरूर करना। सुरभि ऐसे बोलते हुए जतिन को पेपर देकर आ गई। जतिन ने भी सुरभि के जाने के बाद उससे बात करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे जतिन सुरभि के प्यार में पड़ गया और उसने उससे शादी का फैसला कर लिया। सभी घरवाले भी उनकी शादी को लेकर मान गए और सुरभि की जतिन से शादी हो गई। अब सुरभि की शादी हुए लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। डियर, आज तुम फ्री हो? नहीं, मैं फ्री नहीं हूँ। आज मुझे मेरे हेयर केयर एक्सपर्ट के पास जाना है। मैंने तो सोचा था आज हम थोड़ा वक्त साथ बिताएंगे। थोड़ा वक्त साथ? किस खुशी में? मैं अपनी ब्यूटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। ठीक है, जो तुम्हारा दिल करे वो करो। जतिन को सुरभि की बात सुनकर काफी बुरा लगा। सुरभि ऐसी ही थी, उसने जतिन से शादी बस पैसे के लिए की थी। सुरभि की बात सुनकर जतिन अकेले ही बाहर चला गया। ऐसे ही एक दिन सुरभि के घर उसकी माँ और भाभी आई। मेरी तो ननद ही मेरी भाभी बन जाएगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। वैसे माँ, इस वक्त सुरभि है का? कहीं दिख नहीं रही? अपने कमरे में ही होगी। बहन, सुरभि को बुला दो, देखने का बड़ा दिल कर रहा है। उर्मिला सुरभि को उसके कमरे में बुलाने गई, लेकिन माँ जी, भाभी और माँ से मना कर दीजिए, इस वक्त मैं अपने किसी जरूरी काम में बिजी हूं तो आ नहीं पाऊंगी। सुरभि अपनी सास के बोलने पर भी अपनी भाभी और माँ के पास नहीं आई। उसका यही पैसे का घमंड उसे सबसे दूर कर रहा था। ऐसे ही सिलसिला जारी था, और अब सुरभि अपने पैसे के लालच की वजह से अकेली हो चुकी थी। न जतिन उसे वक्त देता था, न उसके मायके वाले उससे कोई मतलब वास्ता रखते थे, जिसकी वजह से अब सुरभि को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। मैंने अपनों के साथ अच्छा नहीं किया। मैंने सिर्फ पैसा देखकर ही शादी की और पैसे से प्यार किया, जिसकी वजह से आज सभी मुझसे दूर हो गए। आज मेरे पति को भी मेरे लिए वक्त नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने मेरे लिए वक्त निकाला तब मैं उनके लिए नहीं थी। मुझे सबसे माफी मांगनी चाहिए। सुरभि को अब तन्हाई से एहसास हो गया था कि पैसा सिर्फ फौरी तौर पर खुशी दे सकता है, लेकिन सुकून और असली खुशी परिवार के साथ से ही होती है। सुरभि ने अपने पति से ये सब जानने के बाद माफी मांग ली, जिसके बाद वो भी खुशी खुशी रहने लगी।